कल रात एक स्टूडेंट आया मेरे पास। वो ब्रिलियंट है, पढ़ाई में हाई आईक्यू है, बहुत मेहनती बच्चा है। लेकिन उसने जो प्रॉब्लम बताई वो सुनने के बाद मैं शॉक। उसने बताया, सर मेरे 48 नंबर आए हैं, जबकि जो टॉपर है उसके 142 नंबर आए। मैंने कहा अपनी कॉपी लाओ। वो कॉपी ला के आया। मैंने उसकी कॉपी देखने की कोशिश करी। उसमें कंटेंट पूरा का पूरा था। बस प्रॉब्लम ये थी कि उसने कंटेंट जो लिखा था वो आंसर की तरह ना लिख के, एग्जाम की तरह ना लिख के, एक डायरी की तरह लिखा। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये दिक्कतें होती हैं, जिनको बहुत सारी चीजें आती हैं लेकिन अच्छा जवाब नहीं लिख पाते, अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पाते। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप। मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से, और अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि लगातार मैं यूपीएससी और बाकी कॉपी चेक करता रहा हूँ, मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। अगर आपको टॉप करना है, अच्छे नंबर स्कोर करना है, तो सिर्फ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छा कंटेंट होने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ काम और भी करने पड़ेंगे, और वो काम कौन से हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको 5 स्टेप बताने वाला हूँ, और 5 स्टेप अगर आप समझ जाएंगे तो आप बहुत बेहतर लिख पाएंगे। दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते कि कॉपी चेक कैसे होती है। अगर आपको पता हो कि जो एग्जामिनर है वो कैसे सोचता है, आप ज़्यादा बेहतर कॉपी लिख पाएंगे। हम लोग को लगता है कि हमें कोई कंटेंट आता है, हम लिख देते हैं, सामने वाले की जिम्मेदारी है वो पढ़ना, लेकिन रियलिटी से इधर है। मैं बहुत बार यूपीएससी मेंस जब लिखने की कोशिश कर रहा था तो मेरा मन रहता था कि यार मैंने ये लिख दिया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने की। लेकिन रियलिटी उसके बियॉन्ड है। आप वहां पे हीरो नहीं, आप हजारों कॉपीज के बीच में एक कॉपी हैं। आप खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको कोई चीज आती है, आपको पता है, आपके टीचर को पता है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसे ये नहीं पता कि आप कौन हो, आपकी सिर्फ कॉपीज वहां पे जा रही हैं, वो कैसे पता लगाएगा कि इस कॉपी को ज्यादा नंबर देना है? तो सबसे पहले उस माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं, कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एक एक स्टेप देखने की कोशिश। पहली बात कि एग्जामिनेशन में कॉपीज कैसे चेक होती हैं। आपकी सारी कॉपीज एक जगह जाती हैं, वहां पे वो एक दिन में कितनी कॉपीज चेक करते हैं ये जान के आप हैरान रह जाएंगे। कितने पैसे मिलते हैं वो भी जान के हैरान रह जाएंगे। अगर बोर्ड की कॉपीज है तो ज्यादा वक्त नहीं लगता उनको चेक करने में। तो अगर आप कोई काम 3 घंटे में लिखने की कोशिश करते हैं, उसको कोई 10-15 मिनट में चेक करने की कोशिश कर रहा है, आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, तो आपको कुछ बातें तो ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली बात है, एग्जामिनर्स जो होते हैं उनके पास बहुत सारी कॉपीज होती हैं, उनमें से आपकी एक कॉपी है। तो ऐसा फील मत करो कि आप जो लिख दोगे हर बात वो पढ़ने वाला। हर बात कोई नहीं पढ़ता। आपको भी अगर मैं कॉपी इवेलुएट करने के लिए दे दूंगा तो आप हर बात नहीं पढ़ने वाले हैं। तो क्या काम करने चाहिए आपको? तो पहला काम जो करना है वो है, पहला जो सेंटेंस आप लिखते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। एक सवाल होता है, उसका आप जवाब लिखने की कोशिश करते हैं। मान लो कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि भारत की प्रस्तावना क्या है। अब एक जवाब हो सकता है कि भारत की प्रस्तावना शुरू में आती है। एक जवाब हो सकता है कि भारत की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अब इन दोनों सवालों में दोनों कहीं ना कहीं सही हैं, इंपॉर्टेंट है, सोल है, सिमिलर चीजें हो सकती, लेकिन जो ये लिख के आएगा कि ये संविधान की आत्मा है, वो ज्यादा बेटर स्कोर करेगा, क्योंकि उसने पहली ही लाइन में साबित कर दिया कि उसे ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग है, ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। और वो कॉपी चेक करने वाले को रोक ले रहा है कि यार ये कुछ सेंटेंसेस अच्छा यूज कर रहा है। तो जब भी आप कॉपी लिखने की कोशिश करें, ध्यान रहे कि जो पहला सेंटेंस आप लिख रहे हैं वो सवाल के हिसाब से है कि नहीं है, वो अट्रैक्टिव है कि नहीं है, और वही सेंटेंस है जहां से सामने वाला आपके बारे में एक इमेज बनाने वाला है कि यार ये बंदा कुछ करने वाला है, ये कुछ लिखने वाला है। इस वजह से पहला जो सेंटेंस है, पहले दो सेंटेंस जो हैं वो ध्यान से लिखो। यूपीएससी कोचिंग में मैं ऐसे की कॉपीज इवेलुएट कर रहा था, अलग अलग कॉपीज देख रहा था। पहले पैराग्राफ में इंसान बता देता है कि आगे वो क्या लिखने वाला है। वो डिसाइड कर देता है कि एग्जामिनर किस माइंडसेट से आपकी कॉपी चेक करने वाला है। जैसे होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। लास्ट इंप्रेशन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको करना है। अच्छी हैंडराइटिंग, क्लीन हैंडराइटिंग, जो पूछा गया है वो लिखना, ये सबसे इफेक्टिव तरीका है किसी भी एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने का, उससे ज्यादा नंबर लेने का। अब बातें आती हैं दूसरे तरीके। दूसरा काम होता है स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप मुझे कॉपी इवेलुएट करने के लिए देंगे, ये मैं आपको दे दूं कॉपी इवेलुएट करने के लिए, क्या आप पूरा पढ़ना चाहोगे जैसे लिखा हुआ है? नहीं। आप स्ट्रक्चर सर्च करते हो ताकि आसानी से आप पता कर पाओ कि यार ये जो सवाल पूछा गया है इसका जवाब कैसे लिखा है। स्ट्रक्चर से क्या होता है, फ्लो बनता है। मान लो कि मैं एक सवाल पूछता हूँ कि भारत की आज़ादी में महिलाओं के योगदान के बारे में बताओ। आप बताने की कोशिश करोगे, लेकिन एक स्ट्रक्चर तो होना चाहिए कि किस टाइम फ्रेम की बातें हो रही हैं, कौन सी मुख्य महिलाएं हैं, इंट्रो क्या है, बॉडी क्या है, कंक्लूजन क्या है। इसके बियॉन्ड भी एक स्ट्रक्चर होता है जिससे कोहेरेंस आता है कि भाई जो चीजें मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो शुरू से लेकर लास्ट तक मैं कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। वो बातें पता चलती हैं स्ट्रक्चर से। उसके लिए आप फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं, टाइम वाला जो फ्रेमवर्क होता है वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉपी आएगी वहां पे मैं पूरा पैराग्राफ में नहीं पढ़ना चाहूंगा। अगर फ्लो चार्ट बना है, माइंड मैप बना है, उससे आसान हो जाता है। जितना काम आप मेरे लिए आसान करेंगे, एग्जामिनर के लिए आसान करेंगे, उतने नंबर मिलने वाले हैं। एक सवाल पूछा गया है, आपने पहले सेंटेंस में साबित कर दिया कि आपने सवाल पिक कर लिया,
आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आपने स्ट्रक्चर सही बनाया, आसानी से बता दिया कि आपको आता है, चेक करना तो गोल यही ना कि सामने वाले को आता है, वो अपनी बात कह पाता है। स्ट्रक्चर सही है तब भी आपको ज़्यादा नंबर मिलने वाले। अगर आपको बेहतर स्ट्रक्चर और भी अच्छे तरीके से बनाना है तो आपको फ्लो चार्ट, टाइम टेबल, ये सब पहले से ही प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल से किन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेंगे, सर्कल से किन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेंगे, ग्राफ से किन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेंगे, टाइम वाले से किसको रिफ्लेक्ट करेंगे। वो सारे पहले ही रेडी कर लो। जो यूपीएससी टॉपर्स होते हैं ना, उनके पास रेडीमेड मटेरियल होता है कि यार इस पे सवाल आएगा तो मैं ऐसे ग्राफ बन, इस पे सवाल आएगा तो मैं ये फ्लो चार्ट बनाने वाला हूँ। तो आपने पहले ही रेडी कर लिया है। वैसे ही पहले सेंटेंस के बारे में आपने टीना डाबी का नाम सुना होगा, वो टॉपर थी। वो क्या करती थी, जब भी जवाब लिखती थी तो जो पहला सेंटेंस है वही कनेक्टेड होता था, कोई ना कोई कोट यूज करती थी, कुछ भी डिफरेंट करने की कोशिश करती थी, ताकि पहले ही जो पढ़ने वाला है उसको लग जाए कि ये कुछ यूनिक कॉपी है। और उन्होंने टॉप करा, मेज में बहुत अच्छे नंबर है उनके। और पहला रीजन उसका वही है कि पहला सेंटेंस ध्यान से लिखती थी, दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उस पर बहुत ज्यादा वो वर्क करती थी। अब बात आती है तीसरे तरीके के बारे में। तीसरा तरीका होता है कि अगर मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ तो मैं की वर्ड्स देखना चाहता हूँ। जो भी अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है उसे की वर्ड्स पता होते हैं। एक सवाल में आप पूरे समय कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बातें कीवर्ड्स के थ्रू बहुत बेहतर तरीके से कही जा सकती हैं। कुछ बातें एक सेंटेंस में आप कहेंगे, जैसे किसी ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। आत्मा कहने से ही चीजें बहुत बदल गई, मतलब है कि ये एक कोर है। अब उसके लिए आप 5 सेंटेंस 10 सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप संविधान की आत्मा है जैसे शब्दों को आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बेहतर कर पाते हैं। तो कीवर्ड्स जरूर यूज करें। कीवर्ड्स का एक फायदा ये होता है कि स्ट्रक्चर बेहतर बनता है। कोई भी सवाल आपसे पूछा गया है उसको आप पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करते हैं, वहां आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। कोई भी सवाल पूछा गया है, कीवर्ड्स अगर आप बीच में यूज करते हैं, जैसे पैराग्राफ लिखते लिखते कीवर्ड्स यूज करते हैं, उसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। तो यूपीएससी मार्केट में और बाकी जगह जब भी अच्छी आंसर राइटिंग की बात होती है, 12th के एग्जामिनेशन में, उसमें अंडरलाइन के बारे में बोलते हैं कि अंडरलाइन करो। उसका रीजन क्या है कि हमारा ब्रेन बहुत आसानी से जब पढ़ने की कोशिश करता है तो वो कीवर्ड पिक करता है, वो पूरा नहीं पढ़ता है। अगर मैं आपको एक पैराग्राफ दूं और एक सिंपल पैराग्राफ दे दूं जहां पे कोई भी कीवर्ड नहीं है, कहीं भी टिक मार्क नहीं है, और उसी की जगह मैं दूसरा पैराग्राफ दूं जहां पे कीवर्ड अंडरलाइन है, आप किसको पढ़ना पसंद करेंगे? जब भी कीवर्ड जो होते हैं यूज होते हैं, अंडरलाइंड होते हैं, आप ज्यादा आसानी से उनको पढ़ पाते हैं, मतलब समझ पाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन स्कैन करता रहता है, यार यहाँ पे ये है, ये है, ये आप सामने वाले के लिए आसान कर देंगे। तो जब भी आप कीवर्ड यूज करते हैं उसके दो फायदे, एक तो सामने वाले को पता लग जाता है कि आपको चीजें काफी बेहतर पता है, दूसरा होता है आप सामने वाले के लिए आसान कर दे रहे हैं वो चीज पढ़ना। और मैंने पहले ही बताया कि आप जितना आसान करेंगे सामने वाले के लिए, एग्जामिनर के लिए, उतना बेहतर है। चाहे पहला सेंटेंस के बारे में हो, चाहे वो स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट के बारे में हो, चाहे वो कीवर्ड के बारे में। बस ध्यान ये रखना है कि आपको पूरा कीवर्ड ही यूज नहीं करना। कीवर्ड लाइट की तरह हो कि कहीं बहुत ज्यादा अंधेरा अंधेरा है, फिर लाइट दिख गई, फिर लाइट दिख गई, तो वो खूबसूरत लगता है, लेकिन पूरे लाइट ही जला दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हल्का आपको बैलेंस करना है कि कीवर्ड्स उतने ही यूज करने हैं जितना काम का है, एक्सेसिव यूज नहीं करना है, और वो सेंटेंस के साथ मैच करने चाहिए, टॉपिक के साथ, सवाल के साथ मैच करना चाहिए। तो तीसरा तरीका है सही कीवर्ड यूज करना। और जो बच्चे सही कीवर्ड यूज करते हैं 12th और बाकी एग्जाम्स में बहुत अच्छा कर पाते हैं। 3 बातें मैंने आपको बता दी, पहले सेंटेंस वाला, दूसरा स्ट्रक्चर वाला, तीसरा कीवर्ड वाला। चौथा है कंक्लूजन के बारे में। हम में से बहुत सारे लोग जब जवाब लिखने की कोशिश करते हैं उनको लगता है इंट्रो अच्छा लिख दिया, बॉडी अच्छा लिख दिया, कीवर्ड लिख दिया, स्ट्रक्चर लिख दिया, लेकिन कंक्लूजन में चलो ठीक है कर देते हैं। लेकिन जब एग्जामिनर कंक्लूजन तक पहुंचता है उसके बाद ही वो आपको नंबर देने वाला है, वो बीच में नंबर नहीं देता, वो पूरा पढ़ने के बाद देगा। तो अंत भला तो सब भला, हमेशा बेहतर तरीके से कंक्लूड करो। जो भी बातें आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करो कि जो एग्जामिनर चाहता है वैसा लिखोगे, ज्यादा बेहतर नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो जो आप चाहते हैं वो लिखने की कोशिश करो। आप कंक्लूड करो, प्रॉपर कंक्लूजन हो, वहां पे आलसी नहीं होना। ज्यादातर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि वो आलसी हो जाते हैं। मान लेते हैं कि 20 नंबर की एक कॉपी है जहां पे आपने इंट्रो बॉडी बहुत अच्छा लिखा है, आपको एग्जामिनर का 10 नंबर देने का मन कर रहा है। आपने कंक्लूजन बहुत अच्छा लिख दिया, आपको 12 दे देगा। आपने कंक्लूजन गड़बड़ लिख दिया, आपको 8 दे देगा। तो यूजुअली ये 4 नंबर का जो गैप बन रहा है ना, 20 सवालों में कैलकुलेट करो 80 नंबर का गैप हो जाए, तो आप ध्यान दो कि कहां से आप 2 नंबर है उनसे और ले सकते हो, वो आपका कंक्लूजन है। अगर आप सही तरीके से लिख के प्रॉपरली कीवर्ड यूज करके जो आपने पहले आर्ग्यू करा है उसको बेहतर तरीके से लिखते हैं, आप ज्यादा स्कोर करने वाले हैं। और नहीं है तो जाके टॉपर्स की कॉपी देखो, उनमें ये सारी बातें होंगी, पहला सेंटेंस वाला, स्ट्रक्चर वाला, कीवर्ड वाला, कंक्लूजन वाला। और कंक्लूजन हमेशा कंक्लूजन जैसा होना चाहिए, वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन आप डाल दे रहे हो, कुछ भी अलग से डाल दे रहे हो कि नहीं ये भी है सर, ये भी नहीं। आपको वहां पे स्टफ नहीं करना है, वो एंडिंग होता है, खत्म होती है। जैसे मूवी होती है, उसकी कहानी है, जब खत्म होती है वहां पे नया हीरो इंट्रोड्यूस नहीं करते। बहुत बार वो लोग करते हैं कि उनको नई मूवी बनानी है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, वो एंडिंग ही होती है। तो ये तो होगी चौथी बात। पांचवा जो काम करना है वो है टाइम मैनेजमेंट, नहीं एग्जाम और मार्क्स मैनेजमेंट होना चाहिए। आप एग्जाम इसलिए दे रहे हो ताकि अच्छे नंबर ला पाओ, ताकि एग्जाम क्रैक कर पाओ।
तो गोल ये नहीं है कि आप टाइम मैनेज कर पाते हैं, वो एक गोल हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मार्क्स की अंडरस्टैंडिंग, या नंबर कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, वो 5 नंबर के सवाल के लिए 20 नंबर का सवाल छोड़ देते हैं। ये कैसा मैनेजमेंट है भाई? अगर आप 20 नंबर वाला सवाल छोड़ते हैं तो आप 20 नंबर का नुकसान कर रहे हैं। अगर आप 20 नंबर वाला सवाल एवरेज भी करते हैं तो आपको 10 नंबर वहां से मिल जाएंगे। लेकिन 5 नंबर वाला सवाल अगर आप एवरेज प्लस भी करते हैं तो उसमें से आपको 4 नंबर मिले। तो 20 नंबर वाला एवरेज आपको 10 नंबर दे रहा है, और 5 नंबर वाला बेस्ट सवाल भी आपको 4 नंबर दे रहा है, तो आप किसको करेंगे? अंत में नंबर काउंट होते हैं। तो हमेशा प्रियोरिटाइज करो जो ज्यादा नंबर वाले सवाल हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का है, 15 नंबर का है, 10 नंबर का, उनको ज्यादा बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश करो। अगर आप मैनेज कर पाते हो सबको बेहतर लिखो। लेकिन अगर आपको प्रियोरिटाइज करना है कि किन पे ज्यादा फोकस करना है, तो हमेशा नंबर के हिसाब से प्रियोरिटाइज करो। आपको कौन सा पसंद है नहीं पसंद उसके हिसाब से नहीं, और हमेशा नंबर को केंद्र में रखो। जैसे मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ, कुछ पार्ट्स उनको बहुत पसंद होते हैं, तो उनका सवाल आएगा तो उनको लगेगा यार मैं एकदम खुश कर दूंगा। एकदम खुश करने के बाद भी 10 में से 9 ही मिलेंगे, 10 से 11 नहीं हो जाएंगे। तो हर पार्ट को बेहतर करने की कोशिश करो। हर पार्ट बेहतर होगा तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। कुछ पार्ट बहुत बेहतर होगा तो यहाँ होगा, लेकिन यहाँ होगा तो गैप करके यहाँ पहुंच जाओगे। तो ये एवरेजेस को समझने की कोशिश करो, नंबर को समझने की कोशिश करो, और ये सारी बातें आप समझ गए हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। आपको कोर्सेज चाहिए तो कनेक्ट करने की कोशिश करो, और लोकेशन कैसी लग रही है वो भी बताने की कोशिश करो। आप किस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं वो बताने की कोशिश करो, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए वो भी कमेंट करके बताओ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।